बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं और मैं बग़ैर तमहीद बांधे बराह रास्त सवाल पर आता हूँ। ईसा नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभाले हुए 16 दिन हो गए और जिस दिन से वो आए हैं तब से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि बड़ी ख़बर ना बने। रोज़ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, कोई बड़े बड़े फ़ैसले और फिर थरतल्ली, और दुनिया में कभी वो एक जगह पंगा ले रहे हैं, कभी दूसरे के लिए पॉलिसी बता रहे हैं, कभी मैक्सिको के लिए, कभी चाइना के लिए। लेकिन इन 16 दिन में एक चीज़ गायब है और वो है पाकिस्तान का तज़किरा। हम पाकिस्तानी तो बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे कि जी वो पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, इमरान खान की बात करेंगे, कॉल आएगी। तो क्या नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पैटर्न को देखते हुए, पाकिस्तान उसकी तरजीहात में कहीं है या नहीं है? देखिए, आप ये सवाल जो है ना, ये बड़ा बड़ा अहम है और हमने इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर मुतअद्दिद बार गुफ्तगू की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने के बाद आलमी मंजरनामे पर हलचल होगी और पाकिस्तान के हवाले से भी यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की पठारी में कुछ होगा। अभी जो देखिए, जो कुछ हुआ है, जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, जितनी टेलीफोन कॉल्स हो चुकी हैं, जितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। अच्छा, ये एक पैटर्न है जिसको मैं एक डेंजरस पैटर्न समझ रहा हूँ कि ये एक बड़ा ही डेंजरस पैटर्न इवॉल्व हुआ है। मैं आपके सामने वन बाय वन तमाम अभी तक के डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में आलमी चेस बोर्ड पर जो मूव्स उसने खेली हैं, उसकी डायरेक्शन का पहले हम तयन कर लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या है। बिल्कुल ठीक। अब मामला ये नहीं रहा कि फोन कॉल नहीं आई, यानी पीटीआई के लिए। अब मसला ज्यादा बन गया है कि फोन कॉल क्यों नहीं आ रही भाई। आप ये बात जहन में रखें, फोन कॉल आए तो शहबाज हुकूमत के लिए मसला है जिसकी इन्होंने तैयारी की है। फोन कॉल ना आए तो ज्यादा बड़ा मसला है जिसकी तैयारी नहीं है। जैसे जो बाइडेन की कॉल इमरान खान को नहीं आई, यानी अब जो बाकायदा वो नहज और वो स्टेज आगे देखें। अब तक क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कुछ चीजें मैं गुज़श्ता वीडियोस में करामत मुगल साहब के साथ डिस्कस कर चुका हूं और ऑल अलोंग हम इस सारे मामले को कवर करते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो कुछ किया है उसमें जो डायरेक्शन है ना, वो है एक और बफरे हुए सांड की तरफ। ये प्रेडिक्शंस बारहा की जा चुकी कि ये वो सदी है जिस सदी में पावर सेंटर ने तब्दील होना है। ये दुनिया थी यक कुतबी, कई दिहाइयों से यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें बिला शिरकत गैर अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे इस दुनिया को रूल करता है। दुनिया भर के जो कैपिटल्स हैं, चंद मूज और भैंसों के अलावा, ठीक है, जो वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखते, बाकी तमाम के तमाम वॉशिंगटन की अतात गुजारी कर रहे हैं, उसके साथ एलिजेंस है और उसको देखकर अपनी पॉलिसी का तयन करते हैं। सही। अब ये यक कुतबी दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो रही है, यानी इसके बहुत सारे पोल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, पावर सेंटर्स। लेकिन जो सबसे बड़ा पावर सेंटर क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है एशिया में और उसको लीड कर रहा है चाइना। अब चाइना के साथ सींग फंसा लिए डोनाल्ड ट्रंप ने और जितना भी उसका अभी तक पैटर्न है उसमें द मेथड इन दिस मैडनेस, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर इनटू, डाइव इनटू दैट। वहां से आपको पता चलेगा कि भाई हमारी सरहद चीन के साथ मिलती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अभी तक जितनी टारगेटिंग मुझे नजर आई है वो सारे के सारी एक ही बात पे, वन पॉइंट एजेंडा पे बेस करती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, BRI जो है वो टारगेट है। तो अब आप ये अपने जहन में रखें कि जो BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। CPEC इज दी फ्लैगशिप फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बगैर वो मुकम्मल ही नहीं है। ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी पाकिस्तान के बगैर नहीं है CPEC में फिलवक्त। अगर आपको जो है वो म्यांमार से कोई मिल जाएगा लेकिन वो अल्टरनेटिव नहीं है। आपको ईरान से, अफगानिस्तान से निकाल के कुछ मिल जाएगा, वो अल्टरनेटिव नहीं है। ईरान के हवाले से एक अलहदा चेस बोर्ड सजा हुआ है, वो फिर हम बाद में बात करेंगे। फिर जो ऑयल प्रिंस के साथ जो डॉलर किंग की मामलात चल रहे हैं। देखिए, पनामा कैनाल, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा कि हम पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेंगे, हमारे पैसे से बनी हुई। अब आपको पता है कि ये जो ड्रेक पास, जो दुनिया का ख़तरनाक तरीन समंदरी रास्ता जो है वो अमेरिकाज और आर्कटिक के जो है वो अंटार्कटिका के दरमियान 900 किलोमीटर का, जहाँ से जहाज़ नहीं, दुनिया के सबसे बड़े हादसे जो हैं वो हादसात हुए हैं, जो बहरी हादसात हैं वो उस पट्टी में हुए हैं। उस रास्ते से गुजरना जहाज़ों का मुमकिन नहीं है। पनामा कैनाल को इस्तेमाल करता है। चाइना ने जो इन रोड्स डेवलप की गुज़श्ता 15 से 20 साल में दुनिया भर में
पर ये तकरीबन 60 से 65 ममालिक ऐसे हैं जो यूं समझेंगे अब चाइना की तकरीबन मुट्ठी में है, और ये इतना साइजेबल नंबर है जो अमेरिका को भरपूर किस्म की टक्कर दे सकता है, और अमेरिकन ब्लॉक को, वेस्टर्न ब्लॉक को। अब उसने कहा कि मैं पनामा कैनाल मेरे पैसों से बनी थी, ये वो रास्ता है 2 समंदरों को मिलाने वाला। चाइना ने अब वहाँ पे की हुई है इन्वेस्टमेंट, चाइना के साथ उनके मुआहदे हो गए, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गए। हांगकांग की, चाइना की मुख्तलिफ कंपनीज उनके वहाँ पर शिपिंग लाइंस और उनको कंट्रोल करने के लिए आ गई। उनकी इन्वेस्टमेंट जनाब एल सल्वाडोर में, कोस्टा रिका में, डोमिनिकन रिपब्लिक में, कोलंबिया में, ब्राज़ील में, इसके अलावा अर्जेंटीना में GF-17 थंडर तैयारों तक की जनाब मामलात चल रहे थे। तो वो जो अमेरिका का बैकयार्ड है, जिस तरह अमेरिका ने चाइना के बैकयार्ड में अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो जिस तरीके से छोड़ा है, जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट करवाई थी, उसके बाद आप देखें जो पहला डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वज़ीर ख़ारजा को टास्क दिया, वो मार्को रूबियो की फर्स्ट इंगेजमेंट क्वाड का इजलास था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये वो चौकड़ा है जिसको उन्होंने बनाया है चीन को कर्टेल करने के लिए, कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, या एशिया पैसिफिक जिसे हम कहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, पनामा कैनाल का नाम लिया कि पनामा कैनाल जो है हमने टेक ओवर करनी है। पनामा ने जैसे ही केविन किया कि हम चीनी कंपनियों को निकालते हैं, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हटते हैं, और वो होते हैं, उन्होंने उनके साथ मामला सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आपका टारगेट यानी कि पनामा कैनाल नहीं था, पनामा कैनाल के बजाय टारगेट था चाइना। अगला टारगेट देख लें, उसने कहा मैक्सिको। मैक्सिको से फेंटनिल आती है। अब फेंटनिल इतना बड़ा मसला है जिसको मैं बड़ा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि ये वो ड्रग है जो कैंसर के और मेजर सर्जरीज के पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग जो है वो अब एक मनशियात की सूरत इख्तियार कर चुकी है। उसके प्रीकर्सर केमिकल्स चाइना बनाता है और वो स्मगल होती है यूनाइटेड स्टेट्स में थ्रू मैक्सिको एंड कनाडा। अब जो फेंटनिल है उसके मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स हैं, वो हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा और मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन हाईली एडिक्टिव है, और इसकी ओवरडोज, 2 गोलियां खाए बंदा मर गया। इस वक्त अमेरिका में हर हफ्ते 1500 लोग ओवरडोज से मरते हैं। 2020-21 में एक साल में 80,000 बंदा जो है वो फेंटनिल की ओवरडोज से मर गया, और 1500 अरब डॉलर की जो है ना वो ये इलिसिट ट्रेड है। आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा, और 80,000 बंदे का मतलब यह है कि जितनी कुल मिला के अमेरिका की वॉर ऑन टेरर है उसमें लोग मरे हैं 20 साल में, उससे 2 गुना ज़्यादा जो है वो सिर्फ फेंटनिल से 1 साल में मर गए। अब ये इतना बड़ा मसला है, लेकिन ये उसने बनाया एक बहाना मैक्सिको के ऊपर। सही है, लेकिन निशाना था चाइना। असल में निशाना क्या था कि वो चाइना और मैक्सिको का कनेक्शन, अगर कनाडा और चाइना का कहीं कनेक्शन बन रहा है उसको ब्रेक करना है। ग्रीनलैंड को जो टेक ओवर करने की बात कर रहा है वो ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की बात, यानी अमेरिका को भी पता है अब ये सारे इस चेस बोर्ड के ऊपर ये इतना आसान नहीं है कि आप इतना जिगांटिक पीस ऑफ लैंड जो है वो आप ऐसे जाकर हथिया लेंगे, और आपको वो जब हलवा तो नहीं है ना कि आपको उठा के उन्होंने तश्तरी में रख के दे देना है। लेकिन वो ग्रीनलैंड का मामला भी इसी सवाल पे कर रहा है कि चाइना जो है वो इस रास्ते को, रशिया आर्कटिक से यहाँ पर इन एरियाज़ को अपने न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर से उधर रास्ते बनाते हुए ये रूट यूज़ करता है अमेरिका पहुँचने, यूरोप पहुँचने के लिए। और ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर उनके वेसल्स की, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पस से हो चाहे वो मिलिट्री पर्पस से हो, वो नहीं होने देंगे। टारगेट क्या है? चाइना और रशिया। सही है। वो फिर कह रहा है कि मैंने टैरिफ लगाने हैं यूरोप के ऊपर 10%। वजह भाई जो ट्रेड है इस वक्त चाइना और यूरोपियन यूनियन के दरमियान और रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान, रशिया से वो खरीदते हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स, एनर्जी नॉर्ड स्ट्रीम 2, उनकी जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पैसा सारा कहाँ से आ रहा है जनाब? रशिया के पास, कोई भी जंग करने के लिए, अमेरिका के खिलाफ कुछ करने के लिए, या फॉर दैट मैटर चाइना के पास, वो यही लोग उनका सामान खरीदते हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, उनके पास डॉलर जाता है, उनके पास पैसा जाता है। वो पैसा अमेरिका कहता है कि हमारी डोमिनेंस को इरोड करने के लिए, जंग लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सही है। अब यहाँ पर भी जो टारगेट है वो कहता है कि जनाब नेटो जो है उसकी हिफाजत करें हम, उसके लिए पैसे दें हम, और जब इनके ऊपर हमला हो तो हमने आके हिफाजत करनी है। हमला करने वाला है रूस, रूस हमला करने के लिए पैसे कहाँ से ले रहा है? इन्हीं से ले रहा है। तो ये नहीं चलेगा।
अब ये जो पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ है ना, ये आपको बता रहा है कि हर चीज़ मुड़ कर जा रही है चाइना की तरफ। सही है। जिसका मतलब ये है कि टारगेट जो है वो वाज़े नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, चाइना के और उसके तमाम प्रोजेक्ट और चाइना है, चाइना के प्रोजेक्ट है। अब उसमें सीपैक आपने का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अब इस सारे सिनेरियो में जो कहानी बनकर सामने आई है वो ये है कि भाई उनका टारगेट है चीन। अब हमारे यहाँ, अब आप लोकल सिनेरियो पे आ जाए, दरमियान में मैं एक दो और चीज़ें आपको मिसालें बताऊंगा कि जो इस वक्त आलमी चेस बोर्ड के ऊपर चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी इमरान खान के लिए, एक ये है कि नहीं आएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आ जाए इमरान खान के लिए तो आपके लिए, हुकूमत के लिए फिर भी कुछ ना कुछ है। आपने ये सोचा हुआ होगा ना, अच्छा नहीं हम अपना ये कार्ड इस्तेमाल करेंगे कि हम चाइना के साथ और ज़्यादा कोजी अप करेंगे, या हम उसको हम थ्रेट करेंगे भाई, आप अगर हमारे साथ ये करेंगे तो हम चाइना की तरफ हम रशिया की तरफ चले जाएंगे। उसमें सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है कि चाइना या रशिया वो हमारा बोझ उठा सकते हैं। वी आर अ लाइबिलिटी राइट नाउ, वी आर नॉट एन एसेट। एसेट को आप लोग कबूल करते हैं। अगर लाइबिलिटी, वो इसी तरह है, यानी कि पीआईए जो है वो क्यों नहीं बिक रहा, वो लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है कि आप आज आके उसके ऊपर जहाज में पायलट बिठाएंगे और कल से आपको जनाब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आना शुरू हो जाएगा। ऐसा हो तो फिर हाथों हाथ बिके ना, कोई भी ले ले। उसकी लाइबिलिटीज इतनी है, उसके लांझे इतने हैं, उसमें सियासी वो इतने मसाइल हैं कि उसके ऊपर हाथ डालते हुए पूरी दुनिया इन्वेस्टर से, बिजनेसमैन से भरी हुई है। वो क्यों नहीं खरीद रहा आपकी मुंह मांगी कीमत पे? इसलिए नहीं खरीद रहा। तो अब आप जब इसको लार्ज स्केल पे ले जाके पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के कोई कम मसाइल हैं। इस वक्त जितना पॉलिटिकली, एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, सेक्टेरियन डिवाइड्स के साथ जितना बिखरा हुआ, जितना बेरब्त किस्म का और फॉल्ट लाइन से भरपूर है ये मुल्क, शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा। इसमें सारी हमारी अपने लोगों की। अगर कॉल आती है तो क्या मतलब है? कॉल आती है तो क्या, देखिए कॉल आ गई ना तो ये तो मसला है ना, ये कि वो फिर ये थ्रेट कर देंगे भाई हम तो चाइना की नहीं, वो कहेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दो। आप कहते हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, ये ऑफर की है, ये की है। आपको इवेंचुअली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको बाउ डाउन करके देखें। अगर कनाडा नहीं खड़ा हो सका, कनाडा की जाके ज़रा कभी सर्च करें ना इकोनॉमी का साइज कितने ट्रिलियन डॉलर है उनका जीडीपी, आप उठाकर उनका रकबा देखें। यहाँ पे लोग मरते हैं पूरी ज़िंदगी कि हमें कनाडा की इमिग्रेशन मिल जाए। कनाडा जो है वो मुल्क है जो दुनिया में जितनी रैंकिंग्स की पिछले 20 साल की लिस्ट उठा लेंगे ना, एक या दो के अलावा तमाम के तमाम साल दुनिया के 10 ताकतवर तरीन मुल्कों में उसका वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो आपको घुटनों पे बैठा हुआ नजर आया। सही है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कोलंबिया की बात कर लें, गस्तावो पेट्रो को उसने कहा कि मैं ये 2 मिलिट्री प्लेन्स पे भेज रहा हूँ तुम्हारे कोलंबियन नेशनल्स इलीगल इमिग्रेंट्स। उसने कहा ठीक है भेज दो। जब वो जहाज उड़ पड़े तो उसने उनकी ऑथराइजेशन कैंसिल कर दी, लैंडिंग परमिशन कैंसिल कर दी। अमेरिका, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्फ खेलते हुए ट्वीट्स किए। उसने कहा गुस्तावो पेट्रो, उसकी पार्टी, उसके घर वाले, उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनके ऊपर पाबंदियां, वीजा रिस्ट्रिक्शंस, नहीं आ सकते, इतना टैरिफ, ये सब कुछ। उसने दूसरे लम्हे कहा कोई कोलंबिया अपने जहाज, सदारती जहाज भेज रहे हैं लोगों को लेने के लिए। अब मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें नहीं ठहर पा रही नहीं, लेकिन उसमें ये ध्यान में रखें कि कोलंबिया जो है उसका इकोनॉमी का साइज देख ले। हमारे 10 अरब डॉलर होंगे, 11 अरब डॉलर होंगे रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक्स निकाल ले, नहीं 72 अरब डॉलर है उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी एक्सपोर्ट से 2 गुना है। उनके मसाइल हैं वो हमारे मसाइल से 5 गुना कम है। उनकी हर चीज आप उठा लेना, आप उसका कंपैरिजन कर लें। नहीं, हम तो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, भूखे नंगे बैठे हैं, होरगी कर लोगे। नहीं, आप देखें, आपको बेसिकली इस वक्त देखें कॉल आ जाती है तो मसला है ना सामने, जिस पर बात कॉल नहीं आती तो क्या होगा। कॉल नहीं आती तो ये डेंजरस पैटर्न आपको ये बता रहा है कि अभी इस महीने, जिस महीने में हम बात कर रहे हैं, इसके आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में IMF का एक बोर्ड है, डेलीगेशन है, उसने आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर कि ये जो आपको एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF मिला हुआ है, जिसके आपको ऊपर 1 अरब डॉलर और मिलना है। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी तो हम खरबों डॉलर्स की बात कर रहे हैं ना। हम 1 अरब डॉलर के लिए नाक से लकीरें निकालने वाले शहबाज शरीफ के मुताबिक लोग हैं, ठीक है। वो आ रहे हैं और आप शहबाज राना साहब, मेहताब हैदर, शकील साहब, शकील अहमद साहब, जितने हमारे दोस्त इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं, शोएब निज़ामी हो गए,
इन तमाम की पिछले 3 महीने की खबरें उठा लें, क्या आपने IMF के टारगेट्स पूरे किए हैं? नहीं किए ना। अब जब आपने नहीं किए तो आपको एक सिफारिशी चाहिए, आपको चाहिए एक बंदा जो हमें कहे, हमारे लिए जो है ना थोड़ा सा धक्का लगा, वो कह दे। मसला ये है कि उसने अगर कॉल नहीं की तो ये मसला है ना कि खान के लिए कॉल नहीं की, तो VTI का मसला है। आपकी हुकूमत 25 करोड़ का मुल्क, न्यूक्लियर पावर, वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर, हम कहते हैं हम मादनी वसाइल से माला माल हैं। अभी भी शायद आप मादनियात के ऊपर बैठे हुए हो, जिस जगह आप बैठे हुए हैं खोदें, यहाँ पे भी मादनियात निकल आएंगी। हमारे पास सेहत का, हमारे पास फलां 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 पोटेंशियल है, इतना बड़ा मुल्क है। शहबाज कॉल क्यों नहीं आई? आपके वज़ीर आज़म को उन्होंने नहीं पूछा, आपके वज़ीर ख़ारजा व नाइब वज़ीर आज़म को उन्होंने नहीं पूछा, मार्को रूबियो की कॉल नहीं आई। यार आपको तो जेंट्री बीच के अलावा किसी ने पूछा ही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि ये ज़्यादा बड़ा मसला है कि उनकी कॉल इमरान खान के फेवर में आ जाएगी, ये ज़्यादा बड़ा मसला है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपको लिफ्ट नहीं करवा रही। इससे पहले सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या रहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर 2016 को प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट हुआ, ओथ नहीं उठाया था। 30 नवंबर को पहली फ़ोन कॉल हो गई नवाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की, जिसको मिस इंटरप्रेट इमरान खान का मसला था जो बाइडन के साथ। टेलीफोन कॉल नहीं हुई, 20 जनवरी को ओथ टेकिंग हुई, 7 से 8 दिन के बाद एंटनी ब्लिंकन की शाह महमूद कुरैशी को कॉल आ गई। अभी हम बात कर रहे हैं 5 फरवरी। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी हो भी आए, कोशिश भी कराए। हमने तो सुना था वो कैपिटल 1 अरीना में डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुर्सी के बैठे हुए थे और फेस टू फेस हो रहा था, उनकी कॉल भी नहीं आई। आपको तो तुलसी गैबर्ड की भी कॉल नहीं आई, आपको तो टैमी ब्रूस तक ने कॉल ना आना एक बड़ा मसला है। उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि आपको IMF के लिए रिक्वायरमेंट है, और ये जो अब GSP प्लस का री एप्लीकेशन जून में वाला मामला डाल दिया। हमें तो ये पता था कि 2027 तक हमारा स्मूथ है सारा मामला, सारी चीजें तय हैं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप तो बिल्कुल चिल करके बैठे थे, आप तो ठंड करके बैठे थे। यहाँ मसला ये हुआ है कि आपको ये पता चला कि आपकी री एप्लीकेशन है। अब पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही होती थी तो हमारे सिफारशी कौन है? या तो चाइना है। हमारे ऊपर जहाँ पाबंदियों का मामला आता था तो वहाँ पर वीटो करने के लिए चाइना UN सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा होता था, क्योंकि वो वीटो का इख्तियार, अभी हम बन तो गए हैं नॉन परमानेंट सीट के ऊपर, हमारी मेंबरशिप और ये सारा मामला तो चल गया, हमारे पास अदालत या वो भी ये चीज़ें ये आनी जानी चलती रहती है, लेकिन परमानेंट 5 में तो हम नहीं हैं। P5 में हमारे ऊपर हमें रिलैक्स करने वाले ममालिक कौन है? चाइना ही है ना, जो सबसे ज़्यादा करता रहा है। दूसरी तरफ आलमी फोरम्स पे, चाहे FATF हो, चाहे IMF हो, चाहे GSP प्लस हो, उन सब की चाबियां अमेरिका के पास है। अब मसला ये है कि आपको ये लगता है कि कॉल नहीं आई तो ये खुशी की बात है, नून लीग के या हुकूमत के लोग हैं जब आप उनके सर्कल्स में बात करते हैं। हालांकि ऑन द फ्लिप साइड ये सबसे बड़ा मसला है कि मौजूदा हुकूमत को इन तमाम चीज़ों को ठीक करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, मार्को रूबियो से, इन लोगों से लेजॉन और राबता होना, यानी कॉल ना आना प्रैक्टिकली ज्यादा बड़ा आइडियल सिचुएशन शहबाज सरकार के लिए ये होती कि कॉल आती और उसमें वो इमरान खान की बात ही ना करते, तो इसको वो खुद शाहजहां बजा सकते थे कि भाई देखो हमारा राब्ता भी हो गया, कॉल भी आ गई है, हम गुड टू गो। और इमरान खान का कोई वो करता ना डोनाल्ड ट्रंप, उसका जो स्टाइल है ऐसे हाथ हिला के वो कहता ना, ओ मिस्टर शहबाज शरीफ, यू आर अ वंडरफुल फुल गाय ऑफ अ वंडरफुल नेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू इन वाशिंगटन DC। व्हाइट हाउस आए, मैं आपको घुमाऊं। मेरी बीवी जिस तरह खान के साथ तस्वीर उतारने के लिए बेताब थी, तो वो आपके लिए भी बेताब है। आप भी आ जाएं, मैं आपको टूर दूंगा, आपको पूरा घुमाऊंगा फिराऊंगा, आप भी बगैर पर्चे के टांग पे टांग रख के कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ उसी तरीके से बात करेंगे। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। वो इस किस्म की, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। तो ये जो इस वक्त मसला है वो यही है कि अगर आपसे जब जिस स्टेज के ऊपर बात होगी, अगर वो बात सिर्फ और सिर्फ इस 1 पॉइंट एजेंडा पर हो जाती है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाला मामला है, जो आपका मिसाइल प्रोग्राम है, उसके हवाले से या आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो कुछ बात करना शुरू कर देते हैं, दैट्स अभी अगर लेजॉन डेवलप नहीं होता, आई थिंक दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। और उसमें मौजूदा हुकूमत इतनी निकम्मी साबित हुई है, और ये जो डेंजरस पैटर्न है ये वाज़े तौर पर बता रहा है कि उनकी हर दूसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कर दिया, उसके इन रोड्स हैं,
उसका असर और रसूख हमने ख़त्म करना है। तो ये सारा मामला इवेंचुअली व्हाट आई एम सेइंग कि जिस पैटर्न के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है, हर वो मुल्क जिसको वो टारगेट करता है, टारगेट किसी और नाम पे करता है, चाइना के हवाले से उसके ताल्लुकात को डाउनग्रेड करवा के वो डिमांड रख के जैसे ही वो उसके ऊपर बाउ डाउन करते हैं, घुटने टेकते हैं, जैसे ही वो चाइना के साथ अपने कतई ताल्लुकात को कम करने का उसको एश्योरेंस देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनके टैरिफ्स पोस्टपोन कर देता है। द मोमेंट इट कम्स टू पाकिस्तान, आई एम सेंसिंग, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ इस बात में, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि वो जो भी दबाव जो कुछ डालेगा, जवाब में चाइना के हवाले से कुछ मांगा जाएगा। और पाकिस्तान, रिमेंबर वी आर वॉकिंग अ टाइट रोप, हम एक ऐसी तनी हुई बारीक रस्सी के मुसाफिर हैं जहाँ पर हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है और हमने एक तवाज़ुन कायम करना है चाइना और अमेरिका के दरमियान। ना हम उससे लड़ सकते हैं, ना उससे लड़ सकते हैं, ना हम उसकी दोस्ती खो सकते हैं, ना उसकी दोस्ती खो सकते हैं। हम तो अजीब मझधार में फंसे हुए हैं। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया पे, अगर वो हम पर भी टैरिफ लगा दे तो हमारी 70% एक्सपोर्ट्स की 2 डेस्टिनेशन है, एक है यूरोपीय यूनियन, दूसरा है अमेरिका। और हम बेचते क्या हैं? हम तौलिया बेचते हैं, हम चादर बेचते हैं, हम तकिए का गिलाफ बेचते हैं, हम कैंची, सर्जरी के आलात और फुटबॉल हैं। इसके अलावा कोई बड़ी प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा जो हम बनाते होंगे। हम कोई सिलिकॉन चिप्स बना रहे हो या हम ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो जो दुनिया में और कोई नहीं बना रहा, और हमने घुटनों पर कि भाई ये जो तुम्हारे जो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में एप्पल में डलने वाली बैटरी है, उस बैटरी का लिथियम आयन तो फलाना वो चीज़ हम क्योंकि क्रिएट करते हैं, तो तुम तो हमारे से मजबूर हो, हम जो भी करें आपने हमसे ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो ऐसी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है कि जो जिसके सोल प्रोप्राइटरी हमारे पास हो, हम ही बनाते हो और वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाए। ना हम कोई एनर्जी की सप्लायर है, वी आर कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। जी, बहुत शुक्रिया ईसान नकवी साहब। मेरा ख्याल है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में, बहुत तफसील के साथ पूरा नक्शा खींच दिया गया और बिल्कुल ये देखने का एक एंगल है कि भाई कॉल ना आना और डेंजरस है इस हुकूमत के लिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि मार्च करीब है। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।